तो आज से मुझे फिर से इनका चढ़ावा स्वीकार है। मैं जिस गाँव से हूँ, वहाँ पर भूतों की बहुत चर्चा होती है और भूतों की बात आती है तो मुझे सूरज और रिमझिम की याद आती है। सूरज 12वीं तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था और रिमझिम तब 11वीं में थी। बहुत मनाने पर घर वाले ट्यूशन के लिए मान तो गए, पर बाहर जाने के लिए रिमझिम को अनुमति नहीं थी और रिमझिम ने सबसे सुन रखा था कि सूरज बहुत अच्छा पढ़ाता है। सबसे बातचीत हुई, तय हुआ कि सूरज घर पर पढ़ाने आएगा। सच भी था, सूरज के बारे में जितनी भी बातें रिमझिम ने सुनी थी। जंतर माझाच आहे नका दो। जब से पढ़ना शुरू किया उसके 1-2 महीने बाद ही रिमझिम के अच्छे नंबर आने लगे और यहाँ तक कि उसे भौतिकी जैसे डरावने विषय से भी प्रेम हो गया। धीरे-धीरे कब वक़्त बीता पता भी नहीं चला। कुछ समय बाद अचानक सूरज के पिता की तबीयत खराब हो गई और उसे छुट्टी लेकर जाना पड़ा। पर वो जाने से पहले रिमझिम को ढेर सारा काम देकर गया था ताकि वो व्यस्त रहे पढ़ने में। पर रिमझिम का उतावला मन जैसे ही सूरज गया उसके 1-2 दिन के अंदर ही उसने सारा काम खत्म कर लिया और उसके बाद अपनी दादी के साथ बैठकर दिन-रात टीवी पर धारावाहिक देखने लगी। सूरज जब बहुत दिनों बाद वापस आया, तो उस दिन रिमझिम को पिछला पढ़ा बहुत कम याद था। यह देखकर सूरज को बहुत चिड़चिड़ा महसूस हो रहा था। फिर उसने होमवर्क देखा, वो तो रिमझिम ने सारा कर लिया था। कुछ समय बाद ही ऐसा 2-3 दिन तक चलता रहा और रिमझिम अभी भी वापस पढ़ना शुरू नहीं कर पा रही थी। फिर एक दिन स्कूल में टेस्ट था, उसका रिजल्ट आया। रिमझिम ने कॉपी मांगी। सूरज ने रिमझिम से कॉपी मांगी। रिमझिम ने हाथ में थमाते हुए कहा कि आगे से नहीं होगा। उसे 50 में से 17 नंबर आए थे। सूरज ने कॉपी को टेबल पर पटकते हुए बोला कि तुम लोगों की यही दिक्कत है। तुम लोगों को मौका मिलता है तो तुम्हें फायदा उठाना नहीं आता। उसे जाने देती हो और बाद में सर पीटती हो। अभी मौका मिल रहा है, पढ़ लोगी तो आगे कुछ बन जाओगी। नहीं तो रखा हुआ है चकला बेलन, लग जाना फिर। रिमझिम को सुनकर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह पूरे दिन कुछ नहीं बोली। उसके आगे उन दोनों की बातें बहुत औपचारिक और बहुत ही गंभीर हो गई। बस सवाल जवाब तक बातें सीमित हो गई। कुछ दिनों बाद सूरज की नौकरी उसी स्कूल में लग गई जहां पर रिमझिम पढ़ाया करती थी। व्यस्तता के कारण वह रिमझिम को पढ़ाने के लिए आने में समर्थ नहीं था, तो इसीलिए उसने कहा कि तुम्हें जब भी कुछ सवाल पूछना हो तो तुम मुझे स्कूल के समय प्रार्थना से पहले या छुट्टी के बाद पूछ सकती हो। रिमझिम ने सर हिला दिया। कर भी क्या सकती थी। ऐसे ही दिन बीतता गया। रिमझिम की पढ़ाई अब अच्छी चल रही थी पहले से। फिर 12वीं के छात्रों का विदाई समारोह होने वाला था। रिमझिम बहुत तैयारियों में लगी थी। 11वीं के बच्चे हमेशा तैयारी करते हैं और रिमझिम को इन चीजों में बहुत ही ज्यादा आनंद भी आता था। तो सबसे पहली कतार में सारे शिक्षक बैठे थे। स्टेज पर 3 लड़कियां आई घूंघट में। गाना बजना शुरू हुआ। मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया। और फिर घूंघट हटाया, सबसे बीच में रिमझिम बैठी थी। सूरज ने पहली बार रिमझिम को उस रूप में देखा था। वह अवाक उसे देखता रह गया। अवाक तो बाकी लोग भी थे, क्योंकि रिमझिम को उस रूप में शायद किसी ने कभी देखा हो। पर सूरज की नजर उससे हट ही नहीं रही थी। पर थोड़ी देर बाद मर्यादा का ध्यान आया और वह ठिठक गया। गाना खत्म हुआ। रिमझिम सबको प्रणाम करती हुई बाकी लड़कियों के साथ वापस चली गई, पर सूरज की आंखों के सामने अब भी वही दृश्य घूम रहा था। रिमझिम दिन भर की भागदौड़ में इतनी व्यस्त थी कि उसे ध्यान नहीं रहा कि उसने खाना भी नहीं खाया है। और थोड़ी देर बाद वह सारे शिक्षकों को नाश्ता परोसने के लिए आई। हाथ में प्लेट लेकर उसने सूरज के हाथ में प्लेट दिया।
और उसी वक्त उन दोनों की उंगली एक दूसरे को छूती हुई गुजर गई। रिमझिम झेप गई और वापस जाने लगी। तभी अचानक उसे चक्कर आया और वो गिर गई। सूरज उसकी ओर दौड़ा और उसने उसे उठाकर कुर्सी पे बिठाया और जल्दी से बगल से ग्लास लेकर उसके मुंह पर पानी छिड़का। तभी सबको चिंता होने लगी कि रिमझिम ने दिन भर कुछ खाया नहीं है। और जो प्रिंसिपल थे उन्होंने कहा कि सूरज, आप तो जानते हैं ना कि इसका घर कहाँ है, आप ही पहुंचा दो, क्योंकि अकेले तो इसे जाने दे नहीं सकते और यहाँ पे आराम कहाँ करेगी ऐसे हल्ले में। सूरज ने मान लिया। सूरज अपनी साइकिल की पिछली सीट पर उसे बिठाकर लेकर घर जाने लगा। तभी बीच में रिमझिम बोली कि मुझे प्यास लगी है। अब स्कूल और रिमझिम के घर के बीच में सूरज का घर आता था। सूरज ने कहा कि 1 मिनट रुको, मैं अभी लाता हूँ। तो साइकिल उसने अपनी घर के आगे खड़ी की और अंदर गया पानी लाने। तभी रिमझिम, अभी वो ग्लास में पानी भर रहा था तो रिमझिम पीछे से आई। पता नहीं उसने क्या सोचा, उसने पीछे से सूरज को यूं करके पकड़ लिया। कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जहां प्रेम आपके आगे एक ऐसी दहलीज खड़ी कर देता है जिसके इस तरफ एक झूठी मर्यादा में बंधी जिंदगी होती है और दूसरी तरफ बगावत और दाग लगी जिंदगी। सूरज थोड़ी देर तक सोचता रहा, हिला भी नहीं। फिर उसने सामने ग्लास रखकर रिमझिम की तरफ मुंह घुमाया और उसे गले लगा लिया। दोनों थोड़ी देर तक ऐसे ही रहे। रिमझिम ने कहा कि मुझे ऐसे ही रहना है। सूरज को सुनाई नहीं दिया। उसने कहा, फिर से बोलो। रिमझिम बस मुस्कुरा दी। थोड़ी देर तक दोनों की बातचीत हुई। फिर सूरज बड़े होने के नाते और ज्यादा समझदार होने के नाते रिमझिम को समझाने लगा कि देखो, यह सही समय नहीं है और हमारे बीच की जो दूरी है इसको मिटाने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश लगेगी। और मुझे तुम पढ़ो, कुछ बनो, मुझे IAS की परीक्षा देने दो, मुझे भी कुछ बन जाने दो, उसके बाद हम लोग देखेंगे। प्रेम भले कच्चेपन में कितना भी उतावला हो, लेकिन अगर इसको साध लो तो फिर उतना ही सब्र और उतना ही ज्यादा विवेक हमें दे देता है। रिमझिम सूरज के घर से अपने घर की तरफ सपने देखते हुए गई। बीच बीच में कभी सबसे नजर बचाकर सूरज के घर में दोनों का मिलना हो जाता था। एक रोज किसी ने रिमझिम को सूरज के घर से निकलता देख लिया। सूरज की माँ घर पे नहीं थी क्योंकि वो ब्राह्मणों के घर काम करने जाया करती थी। उसे भी खबर नहीं थी, ना सूरज को खबर थी ना रिमझिम को, पर पूरे गांव को पता था कि उनके बारे में सबको पता है। अगले दिन रिमझिम स्कूल से आकर सो रही थी। तभी उसे आवाजें आ रही थी। उसकी नींद खुली तो उसे लगा जैसे सूरज चिल्ला रहा है। फिर उसे सुनाई दिया कि सूरज कह रहा है कि गलती हो गई, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप लोग जैसा समझ रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। वो बार बार गिड़गिड़ाया जा रहा था। और उधर रिमझिम का भाई चिल्ला रहा था कि चाचा, हम तो कह रहे हैं, इसको इतना आप बोलने क्यों दे रहे हैं? अभी के अभी इसको घसीटते हुए ले जाते हैं पंचायत के पास। पूरा गांव देखना चाहिए कि इसका क्या हाल करेंगे हम लोग। रिमझिम को सब सुनाई दे रहा था। रिमझिम आवाज की तरफ दौड़ी, तभी उसे पता चला कि उसका दरवाजा बाहर से किसी ने बंद कर दिया है और बगल के कमरे से सूरज के माँ की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वो रो रही थी। उसे पता था कि क्या हो रहा है उसके बेटे के साथ। तभी रिमझिम का बड़ा भाई बोला कि चाचा, अभी हम बोलते हैं इसको तड़पा तड़पा कर मार देते हैं, इसको जिंदा छोड़ना ठीक नहीं होगा, सबको सबक मिलना चाहिए। ये छोटा जात वाला लोग का हिम्मत कैसे हो गया हमारे घर की बेटी की तरफ नजर उठा करके भी देखने का? ये लोग सपना भी नहीं देख सकता हमारे घर के लोगों का। रिमझिम ने बहुत कोशिश की कि वो दरवाजा तोड़े, पर दरवाजा उन दोनों की जात के बीच की दीवारों जितना ही मजबूत था। थोड़ी देर बाद सूरज को घसीटते हुए, लात जूते पता नहीं किन किन चीजों से उसे पीटते हुए गांव के मंदिर के पास ले जाया गया। पंचायत वहीं बैठा करती थी। कहते हैं ना, पंच परमेश्वर होते हैं। तो ले जाया गया और वहां पर रिमझिम के पिता मूक खड़े थे, कुछ नहीं बोल रहे थे। उसके चाचा और उसका भाई दोनों मिलकर सूरज को जैसे कोई
इंसान ना हो, जैसे कोई मरी लाश भी नहीं, लाश को भी कोई उस तरह से नहीं पीटता है। जैसे कोई बोरी हो, बेजान सी, उसे पीटे जा रहे थे। अब सूरज के मुँह से आवाज़ भी निकलनी बंद हो गई थी। बस ऐसा लग रहा था जैसे उसके देह और उसके प्राण में संघर्ष हो रहा हो, एक-दूसरे से अलग होने के लिए। तभी सूरज को बगल में पड़ा एक सरिया दिखाई दिया। उस तभी रिमझिम का भाई, उसकी भी नज़र उस तरफ गई और ऐसे लगा जैसे उसे कोई इशारा मिल गया और रिमझिम के भाई ने वो सरिया उठाकर सूरज की आँखें फोड़ दी, सूरज के साथ तभी रिमझिम पर तरस खाकर किसी ने उसका दरवाज़ा खोल दिया। रिमझिम दौड़ती हुई मंदिर की तरफ आई, तब उसने देखा कि सूरज की लाश सामने पड़ी है। वो उस पर जाकर लेट गई और अपने हाथ पीटने लगी, ऐसे जैसे इस उम्मीद में कि वो अब जाग जाएगा। पर उसे पता था कि वो नहीं जागेगा और उसके भाई के हाथ में वही खून से सना सरिया देखकर रिमझिम पागल हो गई। उसे एक पल को तो लगा कि वो अपने भाई को ही मार दे, पर उसे पता था वो नहीं कर पाएगी। उसने वो सरिया छीना और वो अपने आप के गले में उसने घोंप लिया। वो दिन है और आज का दिन है। पिछले 7 पीढ़ियों से इस गाँव की रक्षा करती आई हूँ। पिछली 7 पीढ़ियों से इस गाँव की पता नहीं कितनी कितनी प्रार्थनाएँ स्वीकार की हैं, कितनी हर चीज़ देखी है। इस गाँव के हर इंसान ने क्या सोचा, क्या चाहा, क्या पाया, क्या नहीं पाया, हर चीज़ की साक्षी रही हूँ। सदियाँ बीत गई है देखते हुए। कितनी बेटियाँ मेरे आगे आकर मन्नतें माँगती, मुझे चढ़ावा चढ़ाती, व्रत किया करती कि उनकी शादी उससे हो जिनसे वो प्रेम करती हैं। कितने बेटे आते, जल चढ़ाते, पर कुछ लोगों को तो मेरे मंदिर में घुसने की इजाज़त तक नहीं है। पर उनका मन तो मैं जानती हूँ ना। पर इन गाँव वालों ने उम, मेरे दिए हर आशीर्वाद को विफल किया, हर बार, पीढ़ी दर पीढ़ी कितने लोगों के खून से मेरे मंदिर का ये आंगन भींगता आया है। पर रिमझिम के समय मैंने कह दिया कि बस अब इस गाँव का एक भी आदमी आया, मैं उसकी प्रार्थना कबूल नहीं करूँगी। इस गाँव के एक भी आदमी का चढ़ावा मैं नहीं लूँगी। पर आज पहली बार एक जोड़ा आया है, जिसने जिसने प्यार में शादी की है और जिसके घर वाले मान गए हैं। पहली बार मेरा कोई आशीर्वाद इस गाँव में फला है। पहली बार मुझे दिख रहा है कि ये गाँव वाले, मैं तो इनकी रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार थी। आज ये खुद की खुद से रक्षा करने के लिए राज़ी हुए हैं। तो आज से मुझे फिर से इनका चढ़ावा स्वीकार है।